नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं और अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। हमारे प्रदेश के जो किसान इस समय बरबटी की खेती करना चाहते हैं, वे इसकी खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आप बरबटी की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए खेत तैयारी से लेकर बुवाई तक के सभी कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ विवेक गुमास्ता से। किसान भाइयों, आज हम जो ग्रीष्मकालीन बरबटी की फसल है, बरबटी जो है, इसके विषय में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। और इसमें जो हम किस्मों का चयन करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अच्छी किस्म का चयन करें, उन्नत किस्मों का चयन करें। तो इसमें जो अच्छी किस्म है, एक तो पूसा फाल्गुनी एक अच्छी किस्म है किसान भाइयों। इसके अलावा पूसा बरसाती एक अच्छी किस्म है जो कि नई दिल्ली से इसका निकाली गई है ये किस्म। इसके अलावा एक किस्म और बता रहा हूँ, पूसा दो फसली। इसका नाम ही देखिए, दो फसली है, मतलब आप इसको बारिश में भी लगा सकते हैं और गर्मियों में भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। इसमें अच्छी हरी और लंबी साइज़ की जो होती है फलियाँ निकलती हैं। ये 60 से लेकर 90 दिन की फसल होती है। किसान भाइयों, अभी आपने बरबटी की अधिक पैदावार देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि चयन, खेत की तैयारी और उर्वरक प्रबंधन के बारे में। और मैं आपको जानकारी दूंगा भूमि की। भूमि का चयन, भूमि का चयन हम किस प्रकार से करें। तो किसान भाइयों, भूमि का चयन, हमारी भूमि ऐसी होनी चाहिए जो कि उचित जल निकास वाली भूमि हो, जिसमें जीवांश की मात्रा अच्छी हो। इस प्रकार की भूमि का चयन हमको करना चाहिए। दोमट मिट्टी हो, दोमट प्रकार की, सैंडी लोमी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, इस प्रकार की मिट्टी हो जिसमें पानी ना भरे। इसके बाद हम बात करते हैं किसान भाइयों भूमि की तैयारी की। तो हमें अच्छे से खेत को तैयार करना है कल्टीवेटर से 2 से 3 बार, जिसको हम कहते हैं बखरना, खेत को 2 से 3 बार हम उसकी आड़ी जुताई करते हैं। इसके बाद हम उसमें पाटा लगा करके उसको समतल कर लेते हैं, भुरभुरा कर लेते हैं, जिसमें कि हम आसानी से बोनी कर सकें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि उर्वरक तो हम जब शुरू में हम डालेंगे 20 से 25 टन गोबर की अच्छी पकी हुई खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। आप गोबर की पकी हुई खाद FYM डाल सकते हैं, जो फार्म यार्ड मैन्योर जिसको कहते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। बरबटी की जो फसल है उसमें नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, तो इसमें यूरिया तो कम ही डलेगा, नाइट्रोजन हम कम देंगे। तो 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर डलती है। 70 किलोग्राम के आसपास आप इसमें SSP राकोड़िया खाद, जो इसको कहते हैं SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, आप डाल सकते हैं। 50 से 70 किलोग्राम आप पोटाश की खाद डालते हैं। नाइट्रोजन बस हम कम डालेंगे, 20 से 25 किलोग्राम हम डालते हैं। इसके अलावा आप सल्फर डालना चाहे तो आप सल्फर भी डाल सकते हैं, 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मान से दर से। किसान भाइयों, यूरिया की आधी मात्रा, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर की पूरी मात्रा को खेत की अंतिम जुताई के समय डालकर मिला देना चाहिए तथा शेष बची यूरिया की मात्रा को खड़ी फसल में 45 दिन की अवस्था पर देने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है। इसके बाद मैं किसान भाइयों बीज की मैं आपको बताऊंगा मात्रा। बीज जो है इसका 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है इसको। और बीज जब हम ले लेते हैं तो उसको उपचार करने के लिए हम फफूंदी नाशक दवा, जो कि थायरम हो सकती है, जो कि बेवेस्टीन हो सकती है, आप इन दवा का चयन कर सकते हैं। और इसकी मात्रा 2 से 2.5 ग्राम दवा, हम इसका 2 से 2.5 ग्राम दवा को हम बीज के ऊपर हम मिला देते हैं। क्योंकि ये दलहनी फसल है तो इसमें इसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, जो कि वायुमंडल में 78% जो नाइट्रोजन होती है उसको ये फिक्स कर लेते हैं, उसको ये स्थिरीकरण कर लेते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए हम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग भी कर सकते हैं। 200 ग्राम का पैकेट आता है जो कि 10 किलो के लिए पर्याप्त रहता है, 10 किलो बीज के लिए। तो हम 5 से 10 ग्राम को हम लेकर के हम अपना 1 किलो बीज में हम उसको उपचार करके और छायादार जगह में उसको रख दें, छाया वाली जगह में रख दें। और रसायन को और उसको साथ साथ ना मिलाएं, पहले हम रसायन से कर लें और फिर हम कुछ समय अवधि के बाद हम बायो फर्टिलाइज़र से, जैव कल्चर से हम उसको उपचारित कर लें। इसके पश्चात आप फिर हमको बुआई करना है किसान भाइयों। बुआई हमको कतार से कतार की दूरी 40 से 60 सेंटीमीटर रखनी है किसान भाइयों। और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी हम इसको रखते हैं। बरबटी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त हो, इसके लिए फसल में खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। तो आप कैसे करें बरबटी की फसल में खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई प्रबंधन, आइए जानते हैं।
तो बरबटी की फसल की जो जड़ें होती हैं वो उथली होती हैं, तो हमको हल्की सिंचाई रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं उसमें देना है। आप स्प्रिंकलर भी चला सकते हैं जिसमें कि आपको पानी संतुलित मात्रा में मिल जाता है फसल को, और हल्की सिंचाई रखना है। चौथे, पाँचवें, छठे दिन पे आप इसमें पानी दे सकते हैं, भूमि को देखते हुए कि भूमि अगर हमारा या मौसम को देखते हुए हमें को सिंचाई करनी रहती है। आगे बढ़ेंगे किसान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा निदाई गुड़ाई। निदाई गुड़ाई हम शुरू में आप जब लगाएंगे बरबटी, तो आप शुरू में एक पेंडामिथिलीन नाम की दवा आती है या फ्लोक्लोरिन नाम की दवा आती है, जिसका इस्तेमाल आप 2 लीटर दवा का इस्तेमाल आप 500 लीटर पानी में घोल करके आप करेंगे। ये आप बुआई के 2 से 3 दिन जब आपने कर दिए, उसी समय आपको प्री इमरजेंस इसको हम कहते हैं, तब हमको इसको डालना है, जिससे कि ये खरपतवार को ख़त्म कर देता है। और 20 से 25 दिन जो शुरू की अवधि के रहते हैं उसमें किसी भी प्रकार के खरपतवार नहीं आते हैं। इसके बाद आपको जो 20 से 25 दिन की जब हो जाएगा आपका ये, तब तक तो नहीं आएंगे खरपतवार, लेकिन जब से ये आने लगेंगे धीरे धीरे, तो आपको 2 से 3 बार हाथ से आपको निराई गुड़ाई करते रहना है। तो जैसे 60 दिन की हमारी 40 से 50 दिन की फसल होती है, इसमें फलियाँ आने लगती है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। और अगर हम इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए, उचित वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए यदि हम खेती करते हैं, तो आपको 50 निश्चित ही किसान भाइयों लाभ होगा। और 50 से लेकर के 80 कुंटल तक आप प्रति हेक्टेयर आपको बरबटी की फलियां प्राप्त होंगी। इसके अलावा 12 से 15 कुंटल आपको इसमें बीज भी प्राप्त होगा। और अगर हम चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो 50 कुंटल चारा जो है प्रति हेक्टेयर इससे प्राप्त होता है किसान भाइयों। बस यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम करूंगा। नमस्कार किसान भाइयों, जैसे जैसे मौसम में बदलाव होता है, इसका सीधा प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है। अगर मछली पालन की बात करें तो इस व्यवसाय में भी बदलते मौसम में काफी दिक्कतें आने लगती हैं, जिनसे बचाव के लिए किसानों को सही समय पर उचित प्रबंधनों को करना चाहिए, जिसके बारे में बता रहे हैं मत्स्य विशेषज्ञ धनराज काप से। नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जाड़ा खत्म हो गया है और तापमान में वृद्धि आ गई है, और आप देखते हैं कि हमारे जो संचयन तालाब है जिसमें मछलियाँ हैं, मछलियाँ इधर उधर आपको दिखाई देने लगती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब जो है मछलियाँ आहार के लिए तैयार है। तो जाड़ा की भूख के बाद में जब तापमान में वृद्धि होगी तो हमको आहार प्रबंधन की ओर अधिक से अधिक ध्यान देना है। भारतीय मूल की मछलियों के लिए हमको चाहिए कि अपने तालाब में प्लवक का जो घनत्व है उसको हम सही से तरीके से नापें। अगर हम देखते हैं कि 40 से 60 सेंटीमीटर अगर सेची डिस्क या जो घनत्व है वो नज़र आता है हमको, तो हमको चाहिए कि हमारी जो मछलियाँ है वो काफ़ी अच्छे से प्लवक भोजी मछलियाँ है और ये प्लवक खाकर बढ़ सकती है। किसान भाइयों, तालाबों में मछलियों का उचित ढंग से विकास हो, इसके लिए सही मात्रा में संतुलित आहार मछलियों को देना पड़ता है। तो इसके लिए आहार में कौन कौन से पोषक तत्वों को कितनी मात्रा में मिलाना है, आइए जानते हैं। साथ ही साथ जो पूरक आहार के तौर पर हम 1 भाग जो है सरसों की खल्ली और 1 भाग धान का कुंडा या राइस ब्रान बराबर मात्रा में मिलाकर अगर बैग फीडिंग करते हैं, तो अगर तालाब में हमारी 1 कुंटल मछलियाँ संचयन है तो उसके शरीर के भार का 3 से 5% आहार के रूप में हम लोग प्रतिदिन देंगे। और शाम के समय में या अगली सुबह उन खाली बैग को एक बार चेक करेंगे कि क्या मछलियों ने खाना खा लिया है। अगर कुछ खाना बचा हुआ है तो भी हम लोग उस फीड को बाहर निकालकर सूरज की रोशनी में सुखाएंगे। किसान भाइयों, ये जाड़ा अब ख़त्म होने जा रहा है और हमको अब चाहिए कि अपने तालाब प्रबंधन में अधिक से अधिक ध्यान लगाएं। जब भी तालाबों में छोटी बड़ी मछलियों को हम अलग करते हैं, हमारे पास समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक तालाब का प्रजाति के अनुसार हमको उसका आहार प्रबंधन करना होगा। कुछ मछलियां हैं जो फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फ्लोटिंग फीड ग्रहण करती है, तो उसकी समुचित व्यवस्था करनी है। और कुछ मछलियां जो भारतीय मूल की है या 3 विदेशी कार्प भी है, अगर हम लोग मिश्रित मत्स्य पालन कर रहे हैं तो खली, सरसों की खली और धान का कुंडा या राइस ब्रान हमको अब देना चाहिए और उनके शरीर के भार के अनुसार देना चाहिए। साथ ही साथ जाल को भी एक बार अपने तालाबों में चलाकर मछलियों की बढ़त के लिए एक फॉल्स नेटिंग भी हमको करते रहना चाहिए। छोटी बड़ी मछलियों का समूह है, अगर इसमें पहाड़ी या कॉमन कार्प प्रजाति की मछलियाँ प्रायः नज़र आती है, उनका इस समय ब्रीडिंग पीरियड चल रहा होता है और आप देखते हैं कि तालाबों में वो किनारे किनारे पर दिखाई देती है हमको। अगर आप चाहें तो उसे किसी ऐसे तालाब या ऐसे गहरे तालाब में जलकुंभी का एक मचान तैयार करके
उसमें अगर आप संचयन कर देते हैं तो जलकुंभी की जड़ों पे उनके जो अंडे होंगे वो चिपचिपे प्रकार के होते हैं और वो उन जड़ों पर चिपक जाएंगे और 24 से 48 घंटे के बाद में वो अंडे जो हैज्ड एग है उससे छोटी छोटी शिशुमिन या स्पॉन निकल जाएगा। तो आपको ऐसे में रोहू, कतला, मृगल के अलावा अगर आप कॉमन कार्प का बीज अगर बना लेते हैं अपने तालाबों में तो ये जो मछलियाँ है काफ़ी बढ़त करने वाली मछलियाँ होती है और जाड़े के बाद में उसका जो प्रजनन है वो शुरू हो जाता है और इस प्रकार से हमारे तालाबों में हम उसके मत्स्य बीज भी तैयार कर सकते हैं। तालाबों के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है जिससे मछलियाँ पानी की सतह पर आने लगती हैं। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए तालाबों में जगह जगह पर एरिएटर लगाएं या फिर तालाब में पानी को बौछार के रूप में गिराएं। इससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। अलग अलग जो हमारी विधियां है उससे काम करने की ज़रूरत पड़ती है। मान लो किसी संचयन तालाब में मिश्रित मत्स्य पालन चल रहा है तो ये समय है जब हम जाल चलाकर छोटी और बड़ी मछलियों को अलग अलग कर ले। अब ये जो मछलियाँ हमने ऐसे वर्गीकरण करके रखते हैं, इससे क्या होगा कि जो मछलियाँ छोटी रह गई उनको बढ़ने के लिए जगह मिलेगी, समय मिलेगा और साथ ही साथ जो बड़ी मछलियाँ हैं उसको हम लोग या तो किसी अन्य तालाब में हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं या तो फिर आप इसको बाज़ार में सीधे बेच सकते हैं। अगर किसी कारणवश किसी मछलियों में किसी प्रकार के रोग नज़र आते हैं या चोटिल हो जाती है तो हमको चाहिए कि पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दवा के रूप में किसान भाइयों के बीच प्रसिद्ध है, लोग जानते हैं उसको, आप पोटेशियम परमैंगनेट का 10% का घोल बना के 1 मिनट से कम समय में मछलियों को उसमें डुबाकर दूसरे तालाबों में संचयन कर सकते हैं। हमारे जिन किसान भाइयों के पास आंवला के बाग हैं, उनसे आने वाले समय में गुणवत्ता युक्त अधिक फलन की प्राप्ति के लिए आंवला के बागों में खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और खाद उर्वरक प्रबंधन करते हुए कीट और रोग नियंत्रण कैसे करना है, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि फलों में तो प्रमुख रूप से जो हमारा आंवला है ये एक बहुत ही उत्कृष्ट हमारा फल है जो कि कई प्रकार की चीज़ों में उपयोग किया जाता है और आंवले के जो बगीचे हैं इस वक्त पुष्पन की अवस्था है और ऐसे समय में कुछ खास बातों का अगर आप ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आंवले का अच्छा उत्पादन भी मिलेगा, साथ ही साथ कई प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिलेगी। आपने देखा होगा कि इस समय बहुत ज़्यादा खरपतवार आपके बगीचे में दिखाई देंगे, तो इन जो खरपतवार है इनको अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कराएं और साफ़ सफाई कराने के बाद इनको कहीं एक अलग स्थान पर रखें, नहीं तो इन स्थानों पे विभिन्न प्रकार के कीट व्याधियों का घर बन जाता है या वो वहाँ पे पलते हैं और उसके कारण ही समस्या आती है। इस प्रकार से किसान भाई अगर इन बातों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आपके बगीचे में साफ़ सफाई होने से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि जब भी आप साफ़ सफाई करें इसके बाद में अच्छी तरीके से बगीचे में थाले बनाएं पौधों के आसपास। तो थाला हमेशा दोपहर के समय जब 12 बजे सूरज सीधा पड़ता है तो पौधे के ऊपर जब सीधा पड़े और चारों तरफ जितनी जगह पे छाया पड़ती है उस स्थान पे घेरा बनाकर उस स्थान पे निदाई गुड़ाई करें और उस जगह पे थाला बनाएं। किसान भाइयों, आंवला के बाग को गोलमेज कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इसकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। आपको चाहिए कि जब पुष्पन की अवस्था है तो आप बगीचों का निरीक्षण करें, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए इस बात का ध्यान रखें। कई बार देखा गया है कि जो हमारे जो बगीचे हैं इनमें गालमिच एक प्रमुख रूप से समस्या होती है, जिसमें आपने देखा होगा कि जो तने हैं उनमें या जो हमारी शाखाएं हैं उनमें एक गालमिच का हम कह सकते हैं प्रोण है, वो छेद करके वहाँ पे अंडा दे देता है और उसका मैगट फिर उसके तने के अंदर एक गठान जैसा बना देता है और पूरी शाखा जो है वो मोटी सी हो जाती है, उस जगह से फूल सी जाती है और फूलने के बाद में उस जगह से जो पोषक तत्व हैं उनका आदान प्रदान कम हो जाता है, साथ ही साथ फल भी कम आते हैं, फूल कम आते हैं और कई बार तो ये देखा गया है कि पूरी शाखा ही सूख जाती है और जब फल आते हैं तो फल ज़्यादा हो जाने के कारण कई बार वो शाखा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण टूट जाती है। इस प्रकार से एक बहुत बड़ी समस्या है गालमिच की, जिसकी रोकथाम करना हमें आवश्यक है और इस प्रकार की अगर आपको समस्या दिखती है तो उन शाखाओं में आप जो उपाय है उस उपाय में प्रमुख रूप से जो दवा है मोनोक्रोटोफास, उसकी 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उस स्थान पे जहाँ पे ये समस्या दिखाई दे रही है वहाँ पे आप इंजेक्शन के माध्यम से वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं या अंदर डाल सकते हैं जहाँ पे छेद किया हुआ है। और गांठ वाला जो स्थान है उनको अगर आप कटिंग कर दें और उनको वहाँ से हटा दें तो निश्चित रूप से ये समस्या से आप निजात मिलेगा और पौधों को भी
इससे समस्या नहीं आएगी और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। आंवला के बाग को छाल भक्षक कीट द्वारा भी अधिक हानि होती है, इसलिए आप इस कीट का समय रहते नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई बार आप बगीचों में घूमेंगे तो आपके जो वृक्ष हैं उनके तनों में, शाखाओं में कई बार जालियां सी दिखाई देती हैं, और ये जालियां कुछ नहीं, एक एंडरबिला एक प्रमुख रूप से कीट होता है, और ये कीट अपना जो अवशिष्ट है वो निकालता है और वो जालियों के रूप में पूरी तने में या उसकी जो शाखाओं में उसमें लटका हुआ दिखाई देता है। तो आपको ये जालियों को हटाना है, और हटाने के बाद आप देखेंगे कि किसी प्रकार का एक छिद्र दिखाई देगा। ये छिद्र तने के अंदर विभिन्न प्रकार के समस्या पैदा करता है, कई बार पूरा शाखा ही सूख जाती है, भोजन का आना जाना रुक जाता है और पौधों की बढ़वार भी रुक जाती है। तो हमें चाहिए कि इस छेद को, जब आपने देख लिया कि कहीं पे जाली के नीचे कहीं छेद है, तो आप क्लोरोपाइरीफास जो दवा है उसको इंजेक्शन के माध्यम से इस छेद में अंदर डाल दें। इसके अलावा सामान्य सी एक तकनीक है, जैसे कि मिट्टी का तेल उपलब्ध होता है, तो मिट्टी का तेल एक रुई के फोए में डालकर और उस छेद में किसी तार के माध्यम से अंदर डाल देवें, और डालने के बाद गीली मिट्टी से उस छेद को अच्छी तरीके से बंद कर देवें। इससे भी आपके एंडरबिला की जो समस्या है वो हमारे फल वृक्षों में नहीं आती और इस समस्या से निजात मिल जाती है। आंवला के बाग में मीलीबग कीट का आक्रमण भी होता है, तो इस कीट की पहचान क्या है और इसका नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। इस वक्त पुष्पन की अवस्था है किसान भाई, और आंवले के जो बगीचे हैं उसमें प्रमुख रूप से देखा गया है कि कई बार मिलीबग इसकी बहुतायत में समस्या देखी जाती है, और ये पौध में जो पत्तियां होती हैं इनको चूसने का काम करते हैं, और इसके कारण ही कई बार बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। तो हमें चाहिए कि प्रारंभिक स्तर पे ही हम इनको रोकथाम करें। इसके लिए आप इमेडाक्लोप्रिड जो दवा है उसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप वृक्ष में छिड़काव कर देते हैं तो मिलीबग जो है उसकी समस्या नहीं आएगी, वो ऊपर नहीं चढ़ेंगे। इसके अलावा आप बोर्डो पेस्ट जो है उसको आप अगर आंवले के जो हमारे वृक्ष हैं उनके आसपास तनों में अच्छी तरीके से बोर्डो पेस्ट की पुताई कर दें तो निश्चित रूप से ये जो समस्या कीटों की है ये नहीं आएगी और अमरूद का अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवरा, जिला सागर के कृषक जगमोहन यादव ने। यह पशुओं में बांझपन की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगमोहन यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पशुओं में होने वाली कई प्रकार की बीमारियों में बताना चाहता हूँ, जिसमें विशेषकर है रिपीट ब्रीडिंग और एक बांझपन। अपने प्रदेश में पशुओं के समय पर नहीं ब्याने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है, और यदि आपके पशु समय पर ही नहीं ब्याएंगे तो आपके द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और हमारे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिपीट ब्रीडिंग होने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें है हार्मोनल इम्बैलेंस और एक आहार असंतुलित होना, संक्रामक और कई बीमारियों की वजह से इसमें रिपीट ब्रीडिंग के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो रिपीट ब्रीडिंग में है सबसे अहम योगदान है जो संतुलित आहार का है। इस बारे में आज के समय में बिल्कुल भी संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है। इसमें मुख्य वजह है कि जो फसल होती है ना वो सिर्फ केमिकल रासायनिक विधि के द्वारा आजकल खेती हो रही, तो इससे जो सूखा चारा है, हरा चारा है, वो सब कुछ ही दूषित हो रहा है। और जो आजकल के पशु आहार आ रहे हैं उसमें भी केमिकल की अधिकांश मात्रा आ रही है। तो इस वजह से पशुओं में जो आहार और जो चारा दिया जा रहा है वो बिल्कुल इनबैलेंस है। इस वजह से जो इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि पशु के बीमारी होती है जो बच्चेदानी में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। इस बच्चेदानी के इन्फेक्शन से पशु बिल्कुल भी गर्भ नहीं टेरता और जो अपन सीमन डिपॉजिट करते हैं वो भी डेथ हो जाता है। पशुपालक भाइयों, यदि आप अपने पशुओं का सही समय पर गर्भाधान करवाते हैं तो न केवल पशुओं के देखभाल के खर्चे से बच सकते हैं बल्कि इनसे अच्छी आय भी ले सकते हैं। किसानों को जो पशुओं के द्वारा हानि हो रही है उसका एक मुख्य कारण यह भी कि गर्भ परीक्षण है। गर्भ परीक्षण हर 90 दिन पर करवाना चाहिए। एक बार प्रेग्नेंट हो गए तो 90 दिन के